हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे स्वागत है। ड्रीम क्लास के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे ड्रीम क्लासेस पे पढ़ाई कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। तो आज का हमारा टॉपिक है रेनो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन के सबसे जबरदस्त लव पोयम, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक है जॉन डॉन। और एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। जैसे से हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको ये बात है बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज को जानने से पहले हम जानते हैं उसके अबाउट ऑथर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम जॉन डॉन के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में। तो अभी हम लोग का डिस्कस का विषय है वो हमारा जॉन डॉन है, न कि स्वीटेस्ट लव। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चे जॉन डॉन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए, मैंने इसको ना एक ऑब्जेक्टिव टैब से कर रखा है। आपके बुक में यही चीजें बहुत लंबी लंबी ढंग से लिखी हुई है। मैंने उसी चीज को शॉर्ट में समझा दिया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और भी चुटकी में क्लियर बन जाए। तो कहते हैं जॉन डॉन साहब का जन्म। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बॉर्न, यानी जॉन डॉन साहब का जन्म कब हुआ। तो बच्चे जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ। ध्यान देंगे, मैं आपको प्रीपोजिशन भी सिखा देता हूं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर यहाँ पे ईयर शब्द का प्रयोग, ईयर है 1572, 1995, 2019, 2020, 449 कुछ भी रहे, तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, न कि ऑन। तो सर ऑन का प्रयोग कहां करेंगे? तो ऑन का प्रयोग हम करेंगे 1572 तो है ही, इसके अलावे आपका देखिए यहाँ पे मंथ और यहाँ पे डेट का भी नाम है। अगर यहाँ पे तारीख दे दिया जाए तो यहाँ पे तारीख के साथ में ऑन का प्रयोग होता है, इनका नहीं, है ना। अगर किसी फैमिली में आपका जन्म हो रहा है, किसी परिवार में हुआ है आपका जन्म, तब वहां पे आप इनटू शब्द का प्रयोग करेंगे, न कि इन और ऑन का। तो जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 में हुआ। कब हुआ? तो सर 22 जनवरी 1572 को हुआ है। यहाँ पर में, यहाँ पर को, है ना। 1572 में हुआ। आगे पढ़ते हैं तो इनटू अ प्रॉस्पेरस, मींस प्रॉस्पेरस में होता है बच्चे धनी। धनी समझते हो? समृद्ध समझते हो? समृद्ध, है ना, समृद्ध समझते हो, जो रिच समझते हो, रिच फैमिली। तो जॉन डॉन साहब का जन्म एक प्रॉस्पेरस मतलब एक धनी, एक समृद्ध परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में? रोमन परिवार में हुआ था। रिलीजन क्या थी? ये इनका धर्म था कैथोलिक। कौन से धर्म से बिलोंग कर रहे थे ये एक कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। ध्यान देना, फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स में क्या होता है? व्यापारी, समृद्ध व्यापारियों के रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो जॉन डॉन साहब का। आगे ध्यान देंगे, इनके मृत्यु की पॉइंट नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देंगे। एक एक कब हुई बच्चे? 1631 ईस्वी में। और सर यहाँ पे इन लगाया क्यों? आपको पता है ना, मैंने अभी बताया ईयर है। और यहाँ पे 31 मार्च 1631, यहाँ भी 31, यहाँ भी 31। 31 मार्च 1631 को जॉन डॉन साहब की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे तारीख दे दिया, इसलिए मैंने प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में मुझे लिखकर भेजेंगे। और अगर आप कोई अनदर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई पॉइंट पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको सबसे अधिक परेशानी हो रही है, आप मुझे कमेंट कर बता देंगे, जरूर से जरूर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जॉन डॉन वॉज द पायोनियर। पायोनियर समझते हो? अगुआ समझते हैं, जो किसी चीज को करता उसके फिर पीछे पीछे पदचिह्न फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो वो क्या हो गया? आपके अगुआ हो गए, है ना। तो जैसे आपके एक दोस्त है, ये आपका दोस्त है, इसने कुछ नया किया और इसको देखा सीखी में बहुत सारे लोग करने लगे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अगुआ। अरे करने वाला तो यही है, करने वाला तो यही है, करने वाला यही है, ये क्या हो गया? ये पायोनियर हो गया। और ये सारे इसके क्या हो गए? फॉलोअर्स हो गए। इज इट क्लियर? चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं पायोनियर ऑफ अ न्यू। न्यू मीन्स क्या होता है बच्चे? नया। काइंड मीन्स प्रकार ऑफ, सॉरी ऑफ दो बार लिखा गया, ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ज कॉल्ड मेटाफिजिकल। समझते हो? पायोनियर में समझ लिया मैंने बच्चे, क्या? अगुआ। अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। लिरिकल मीन्स क्या होता है? गीत समझते हो? गीत, संगीत, गीत समझते हो ना। लिरिक, वहां पे लिरिक्स लिखाता है ना, लिरिक्स। तो लिरिक्स से बना है लिरिकल। क्या बना है? लिरिकल एंड सैटिरिकल। लिरिकल मीन्स होता है बच्चे गीत, आप फिर संगीत कह सकते हो। लिरिकल
और सटारिकल यानी व्यंग्यात्मक, और वर्ज मीन्स होता है बच्चे पोयम। क्या होता है? पोयम, कविता समझते हैं ना, पोयम। तो इन्होंने जो कहा था ये अगुआ रहे किस इसके, तो नए ढंग के, नए प्रकार के गीत और व्यंग्यात्मक कविता के अगुआ रहे हैं। किसके? व्यंग्यात्मक, नए ढंग के, नए प्रकार के व्यंग्यात्मक और गीत के ये अगुआ रहे हैं। तो ये व्यंग्यात्मक क्या होता है सर? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑफ कोर्स डियर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्यंग्य क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ व्यंग्य क्या होता है, समझाता हूँ। समझ लो ना, एक बच्चा है जो एग्जाम दिया है और एग्जाम में उसका रिपोर्ट कार्ड आता है ना, स्कूल में दिखाते हैं लोग रिपोर्ट कार्ड। उसके पिताजी ने बोला चल बच्चे रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। रिपोर्ट कार्ड देखा तो 100 मार्क्स में मात्र 19 मार्क्स थे। कितने? मात्र 19 मार्क्स थे, कुछ भी रख लो, लेकिन मिनिमम मात्र 19 मार्क्स थे। बच्चे के पिताजी ने बोला कि वाह बच्चे, क्या आपने तो मेरा नाम रोशन कर दिया है। इतना तो कोई बच्चे मार्क्स लेकर आपके स्कूल में नहीं आएंगे जितना आप लेकर आए हो। आप तो महान कार्य कर दिए हो। अरे वाह, ये होता है व्यंग्य। बच्चा बोला कि तो मेरा कल्याण हो गया, पापा जी तो मुझे सुना बैठा है ना, ये हो गया। कुछ नहीं बोला, आपकी तारीफ इतना कर दिया कि आप उसके हकदार ही नहीं थे। ये क्या हो गया? आपका व्यंग्य कर दिया। क्या कर दिया? व्यंग्य कर दिया। अब वैसे अवस्था में बच्चा क्या करता है और मेहनत करता है ना, तो बात की बात है। तो क्या कहलाता है? व्यंग्य। जो हकदार नहीं है उसके बावजूद भी आप उसकी तारीफ कर दे, क्या हो गया? व्यंग्य। ताना मारना, समझते हो ना, ताना मार दिया उसको। तो नए प्रकार के ये लिरिकल और सटारिकल कविता को लिखना शुरू किया और जो उस नाम से फेमस हो गया, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। किस? सर मेटाफिजिकल क्या होता है? तो बच्चे मेटाफिजिकल होता है आध्यात्मिक कविता जो लिखते हैं ना, जो अध्यात्म के क्षेत्र में रहते हैं, जो आध्यात्मिक कविताएं लिखते हैं वो मेटाफिजिकल कहलाते हैं। तो ध्यान देना, ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्ड कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो क्वेश्चन आप कहेंगे मेटाफिजिकल पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? जॉन डॉन। जॉन डॉन किस कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो मेटाफिजिकल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जॉन डॉन वाज बॉर्न। जॉन डॉन का जन्म हुआ व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली कट्टर। स्टॉन्चली मीन्स क्या होता है? कट्टर। नहीं, कट्टर विरोधी समझते हो ना। स्टॉन्चली मीन्स क्या होता है बच्चे? कट्टर, है ना। तो कहता है वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। एंटी कैथोलिक। जब जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ कब? तो जब पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, मतलब एंटी मीन्स क्या होता है? विरोधी। कैथोलिक धर्म के विरोध में था। जब पूरा इंग्लैंड कैथोलिक धर्म के विरोध में था तब जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था जॉन डॉन का जन्म? क्या बोलेंगे? जॉन डॉन का जन्म कब हुआ? तो क्या बोलेंगे? व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। जब इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक था, वो भी कट्टर कैथोलिक। स्टॉन्चली मीन्स क्या होता है? कट्टर। आप मुझे कमेंट में ये वर्ड लिख कर बताना, कट्टर। स्टॉन्चली डॉट कट्टर, है ना, कट्टर, है ना। स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, ये पूरा लाइंस दे देना, व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। दैट सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड। जॉन डॉन को बलपूर्वक, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन डॉन को बलपूर्वक, फोर्स मीन्स क्या होता है? बल होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। तो जॉन डॉन वाज फोर्स्ड, जॉन डॉन को बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लीव मीन्स एक होता है LEAVE, एक होता है LIVE। ध्यान देना, एक होता है बच्चे LIVE। लीव मीन्स होता है रहना और ये लीव मीन्स होता है छोड़ना। ये लीव मीन्स रहना और ये लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। तो जॉन डॉन को जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया? निकाल दिया गया, विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। क्यों? तो उनके धर्म के कारण, उनके रिलीजन। तो इनका रिलीजन क्या था? इनका रिलीजन था कैथोलिक। क्या था? कैथोलिक। इनके कैथोलिक होने के कारण जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया? निकाल दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, इसको जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल करके इनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिट कर दिया। जॉन डॉन वाज एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनको क्या कर दिया? एडमिट कर दिया। भाई तू ऑक्सफोर्ड में रहने लायक नहीं, तू जा कैम्ब्रिज में चल जा। तो उसे कैम्ब्रिज में एडमिशन दे दिया गया और कहते हैं वेयर ही स्टडी। यहां भी इन्होंने 3 इयर्स, कितने इयर्स?
3 इयर्स इन्होंने पढ़ाई की। ये 11 वर्ष के थे उस वक्त। कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष के थे। 1583 है ना, 83, 85 नहीं 83 हो जाएगा। 12 साल 11 से जोड़ोगे तो 2 1 3, हाँ 83। तो जॉन डॉन को 11 वर्ष की आयु में, कितने 11 वर्ष की आयु में आपको 1573 ईस्वी में जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया था और वहां से इनको क्या कर दिया गया? 3 साल इन्होंने पढ़ाई किया। कितने? 3 इयर्स इन्होंने इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, लेकिन फिर वहां से उसको निकाल करके एडमिट कर दिया गया। कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। यहां भी इन्होंने वेयर ही स्टडीड फॉर अनदर 3 इयर्स, फिर से इन्होंने एक और तीसरा साल पढ़ा। एक तीसरा साल, 3 साल यहां पढ़ा और फिर 3 साल इन्होंने यहां पे पढ़ाई किया। बट ही कुडंट ऑब्टेन अ डिग्री, लेकिन यहां भी इन्हें कोई भी डिग्री प्राप्त नहीं हुई। हालांकि जाकर के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने बाद में जाकर के इन्होंने डॉक्टरेट का डिग्री दिया था, लेकिन जॉन डॉन अपने नाम के पहले कभी डॉक्टर DR का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। कहते बच्चे जॉन डॉन ने स्टडी किया, मतलब अध्ययन किया, किसी चीज के बारे में गहन पढ़ाई की, गहन रूप से पूरी तरह से उसकी उस चीज के बारे में क्या जानकारी ली, है ना। तो किसके बारे में? लॉ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, शिक्षा मतलब गहन अध्ययन किया। एंड रीड थियोलॉजी, और धर्म उपदेश के बारे में पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, उपदेश के बारे में पढ़ा। आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे इस तरह से, जॉन डॉन स्टडी लॉ खाली स्थान, रीड खाली स्थान। जॉन स्टडी लॉ एंड रीड खाली स्थान, तो क्या लिखो? रीड थियोलॉजी। जॉन स्टडीड खाली स्थान, तो क्या कहो? जॉन स्टडीड लॉ। तो ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग आगे बात करते हैं। मैं इसको हटाता हूं और आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेकर चलता हूं। तो चलिए अभी हम लोग और भी जॉन डॉन के बारे में जानते हैं। जॉन डॉन पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल expeditions and became secretary to a powerful noble। कहता है जॉन डॉन ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, भाग लिया था 2 नेवल मीन्स क्या होता है? नौसेना अभियान में। एक्सपेडिशन मीन्स क्या होता है बच्चे? अभियान। तो जॉन डॉन ने 2 नौसेना अभियान में भाग लिया था एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। नोबल मीन्स क्या होता है? विद्वान होता है, या फिर कुलीन वर्ग समझते हैं, भद्र लोग समझते हैं, विद्वान समझते हैं, तो वो होता है नोबल। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली लोग के, शक्तिशाली व्यक्ति के पास वो क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए। उस पावरफुल व्यक्ति का नाम था सर थॉमस इगर्टन। क्या नाम था बच्चे? सर थॉमस इगर्टन नाम था। उनकी एक भतीजी थी जिसका नाम था एनी मोरे। ध्यान देना, इनकी एक भतीजी थी जिनका नाम था एने मोरे, और एने मोरे का एक भाई था जिसका नाम था जॉर्ज मोरे। क्या नाम था? जॉर्ज मोरे। तो ये जो सर थॉमस इगर्टन थे वो क्या बन गए? वो इनके संरक्षक थे। जॉन डॉन को क्या थे? संरक्षक, क्योंकि जॉन डॉन को संरक्षण प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? संरक्षण दिया था। इस वजह से जॉन डॉन को सर थॉमस इगर्टन ने जॉन डॉन का क्या बन गए? आपको पैटर्न बन गए, यानी आपके संरक्षण बन गए जॉन डॉन के, है ना। और सर थॉमस इगर्टन की एक भतीजी थी जिसका नाम था एनी मोरे, और उसके भाई का नाम क्या था? जॉर्ज मोरे। ध्यान देंगे, उसी जगह पे वो कार्य क्या करते थे जॉन डॉन, जहां पे एनी मोरे वहां पे आया जाया करती थी। और करीब जॉन डॉन को एनी मोरे से मोहब्बत हो गई, जॉन डॉन को एनी मोरे से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। ये बात उनको करीब 4 साल तक, दोनों की लुक्का छुपी वाली प्यार 4 साल तक चलते रही। जब इगर्टन को पता चलता, उसके पहले ये दोनों भागकर शादी कर लिए, सेक्रेटली मैरिज कर लिए लोग, मतलब चोरी छुपे प्यार समझते हैं ना, चोरी छुप करके इन्होंने शादी कर लिया एनी मोरे और कौन? जॉन डॉन और एनी मोरे ने चोरी छुपे 1601 ईस्वी में। कब? 1601 ईस्वी में। याद रखना, ये डेट याद रखना, आपको मैं आगे बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये डेट के अनुसार आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखना, 2 चीज मैं आपको बताऊंगा। एनी मोरे और जॉन डॉन ने 1601 ईस्वी में मैरिज कर लिया, भाग कर, है ना। जब ये बात इगर्टन को पता चली और जॉर्ज मोरे को पता चली, तब वो क्या किए? पुलिस कंप्लेन किया और दोनों के बीच में थोड़ी सी मतभेद हुई। और भाई किसी की भागकर शादी करोगे तो कुटाई तो होना फिक्स है। तो जॉन डॉन की थोड़ी पिटाई हो गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ दिन के लिए जेल गए थे, फिर वो जेल से वापस आ गए थे, क्योंकि उनका शादी उनके लड़की जो उनके पक्ष में थी, इस वजह से वो केस जीत गए और जॉन डॉन वहां से बाहर निकल गए, है ना।
चलिए आगे चल करके ये एने मोरे दोनों का जो प्यार था बहुत लंबा, और इसी पे आधारित एक कविता लिखा गया स्टेटस लवाए डू नॉट गो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी पे आधारित कविता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, जरा ध्यान देना। तो करीब 16 साल की उम्र, ध्यान देना, इनके शादी का जब 16 वर्ष हो गया, ध्यान देना, इनके शादी का 16 वर्ष हुआ तब इनके 12 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? इनके शादी के 16 वर्ष तक कितने बच्चे? 12 बच्चे। एक दर्जन पूरा क्रिकेट टीम बना रखे थे ये लोग, है ना। लेकिन कुछ बच्चे का देहांत हो गया था, है ना। और इसके बीच की कहानी, इसको जो 1600 है ना, इसके बीच की कहानी है आपको इस कविता में पढ़ना। और जब ये 12वां संतान जब उत्पन्न हुआ, जब 12वां संतान जन्म लिया जॉन डॉन के, एने मोरे के, तब एने मोरे बोली बस जॉन डॉन अब नहीं। और उसके अंतिम बच्चे जो थे ना, उसका 12वां संतान के जन्म देने के बाद एने मोरे का देहांत हो गया। एने मोरे मृत्यु लोक छोड़कर, मतलब धरती लोक छोड़कर स्वर्ग लोक सिधार गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं इन 1615 इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष के उम्र में, कब? 1615 में जॉन डॉन 42 वर्ष के हो गए हैं। तो 42 वर्ष की उम्र में जॉन डॉन एक्सेप्टेड, जॉन डॉन ने स्वीकार किया ऑर्डिनेशन। सर ऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चे? तो ऑर्डिनेशन समझते हो? दीक्षा समझते हो? दीक्षा कभी आप लोग बाबा के चक्कर में पड़े हो? जो बाबा होते हैं ना, आप लोग नाम सुनेंगे आसाराम बापू या फिर जो भी है ना, वो बाबा क्या बोलते हैं पहले कि बच्चा पहले तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो खोपचे में, मतलब अकेले में बुलाएंगे और अकेले में बुला करके आपको दीक्षा देते हैं, मतलब आपको पवित्र करते हैं। क्या करते हैं? वो पवित्र करते हैं। अब है ना, आगे आप लोग समझिए, पवित्र करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेशन कहते हैं। दीक्षा देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इन्होंने ऑर्डिनेशन को स्वीकार किया, इस पद को स्वीकार किया इन द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च में 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? ऑर्डिनेशन को स्वीकार, दीक्षा को स्वीकार किया। एंड सुन, और जल्द ही बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। अपने समय के अनेक महान, प्रीच मिस होता है उपदेश देना, और प्रीचर मिस हो गया उपदेश देने वाला, प्रीचर्स मिस हो गया उपदेशक। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। तो कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। तो जॉन डॉन अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गए। बहुत और भी महान महान उपदेशक थे, लेकिन उनमें से क्या बन गए? जॉन डॉन एक थे, उनमें से भी एक थे जॉन डॉन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन लव लिरिसिज्म। क्या है बच्चे? इन लव लिरिसिज्म जॉन डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रिचन। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे आप हम लोग डिस्कस करेंगे। पैट्रिचन ट्रेडिशन, यहां तक पहले हम लोग समझ लेते हैं। इन लव लिरिसिज्म, प्यार के संगीत में प्यार के गीत की जो लय थी ना, जॉन डॉन ने क्या कर दिया? उसको ब्रोक मींस तोड़ दिया, पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से तोड़ दिया। विद द, किसके साथ में? तो पैट्रिचन ट्रेडिशन। पैट्रिचन ट्रेडिशन क्या होता है सर? तो बच्चे पैट्रिचन ट्रेडिशन जो है, आप फ्रांसिस्को का नाम सुने हो? आप फ्रांसिस्को पेट्रार्का का नाम सुने हो? फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जिनका जन्म 1304 में हुआ था और मृत्यु 1374 में हुआ था। 1304 1374 में इनका देहांत हो गया था। 1304 में फ्रांसिस्का, मैंने क्या बोला? फ्रांसिस्का पेट्रार्का, है ना। क्या है बच्चे? फ्रांसिस्का पेट्रार्का का जन्म 1304 में हुआ और मृत्यु 1374 में हुआ। इनकी जो, ये इटली के रहने वाले थे, इनकी दो भाषाओं में महारत हासिल था, एक इटली और इटालियन लैंग्वेज और दूसरा लैटिन लैंग्वेज। इटालियन और लैटिन लैंग्वेज में इनको महारत हासिल था फ्रांसिस्का पेट्रार्का का। इनकी जो कविता लिखने का जो रिदम था, लव लिरिसिज्म था, जो लव लिरिसिज्म की बात हो रही है ना, इन लव लिरिसिज्म में उनकी कविता का लय हमारे विलियम शेक्सपियर ने भी इनको अपनाया था। और नहीं होता है, एक व्यक्ति ने लिखा और उसी के फॉलोअर्स बन जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा ही करते चलूंगा, ऐसा ही करूंगा। अच्छा, उनको देखा सीखी में और भी लोग करने लगे, और भी लोग करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो एक ट्रेडिशन, एक परंपरा एक बन जाता है। तो उसको क्या किया ने, जॉन डॉन ने उसको क्या किया, पूरी तरह से ब्रोक कर दिया, तोड़ डाला, है ना। तो पैट्रिचन पद्धति जो था, पैट्रिचन ट्रेडिशन जो था, उसको क्या कर दिया, जॉन डॉन ने तोड़ दिया। तो आपको पता चलना चाहिए कि पैट्रिचन ट्रेडिशन क्या, तो फ्रांसिस्का पेट्रार्का के द्वारा लिखित कविताओं के, फ्रांसिस्का पेट्रार्का के द्वारा लिखित कविताओं के अनुसरण करने वाली जो नियम थी, उसी नियम को हम लोग पैट्रिचन ट्रेडिशन कहते हैं। किसमें?
कविता ये कविता की बात हो रही है। और फ्रांसिस का क्या है, इन्हीं के नाम पे रखा गया पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जॉन डो ने क्या किया, जॉन डो ने इंट्रोड्यूस किया, तो परिचय कराया दुनिया से क्या, तो एन इंटेलेक्चुअल एंड कलिकल टोन। कलिकल टोन क्या होता है सर, टोन समझते हो ना, आपकी आवाज की टोन अच्छी है, बड़ा खूबसूरत बोलते हो आप, बोलते हो ना। और क्या बोलते हो, कलिकल टोन। सर कलिकल क्या होता है, बोल चाल की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं कलिकल। क्या बोलते हैं, कलिकल बोलते हैं, कलिकल बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है सर, बौद्धिक होता है। तो इन्होंने क्या किया, जॉन डो ने एक बोलचाल, जो रेगुलर बेसिस पे बोलचाल होते हैं, रेगुलर बेसिस जो लोग नियमता बोलते हैं ना, उसी नियमता के आधार पे, रेगुलर बेसिस पे आधार पे उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। जो एक नॉर्मल भाषा, एक जनरली भाषा जो होता है उसी पे लिखना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉन डन्स लव पोएम, जॉन डन की प्रेम की कविताएं। जॉन डन्स लव पोएम्स, जॉन डन की प्रेम की कविताएं प्रयोग करते थे। द लेटेस्ट मीन्स क्या होता है, जो अभी हाल ही में होता है, रिसेंटली जो होता है, नया नया जो होता है ना, डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस और ज्योग्राफी के जो नए नए डिस्कवरी, जो नए नए आविष्कार हुआ करते थे, उसको प्रयोग करते थे कौन, लव पोएम्स के माध्यम से जॉन डन की कविताएं प्रयोग करते थे। कहां पे, लेटेस्ट डिस्कवरी, जो नए नए खोज होते थे साइंस और ज्योग्राफी में, वहां पे प्रयोग किया करते थे। ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट, आपको खाली आसान में बढ़ने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉन डन इज वेल नोन, जॉन डन जाने जाते हैं, जॉन डन को लोग जानते हैं किस चीज के लिए, तो उनकी कविताओं के लिए। तो किस तरह की वो कविता लिखते हैं, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखते हैं। अच्छा सोनेट क्या होता है सर, सोनेट 14 लाइन्स की पंक्ति होती है। सोनेट के प्रथम 8 लाइन आपका ऑक्टेव कहलाएगा एंड लास्ट 6 लाइन आपका सेस्टेट कहलाएगा। तो क्या गीत लिखते हैं, यानी सॉन्ग, गाना ये मत समझना कि गाना तेरे बिना सजना, वो वाला गाना मत समझना, है ना। ये गाना कविता वाला गाना, ये सॉन्ग लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं ना। चलिए सोनेट्स लिखते हैं तो वैसी कविता जिसमें 14 लाइन्स होती है। सटायर, सर सटायर क्या होता है, मैंने पीछे अभी बात किया था कुछ देर पहले ना, 2-4 मिनट पहले जरा देखना। सटायर मीन्स मैंने क्या बोला, व्यंग। आपको याद है 19 नंबर लाया था बच्चा ने, पिताजी ने क्या ताना मारा था, याद है ना, ध्यान देना। सटायर एंड द एलर्जीज। अच्छा एलर्जी क्या होता है, एलर्जी आपको याद रखने का मैं तरीका, एलर्जी समझते हो ना सर, एलर्जी हो गया है, नोच रहा है तो तकलीफ होती है ना, दुख होता है ना तो शोक होता है। आर हटा दो तो क्या बन जाएगा, एलर्जीज बन जाएगी। आर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, एलर्जीज हो जाएगा। तो एलर्जीज मीन्स क्या होता है, शोक गीत, वैसा गीत जो शोक प्रकट करता है तो क्या कहलाता है, एलर्जीज कहलाता है। अच्छा सरमन्स, जो धर्म पर आधारित होता है ना गीत, सरमन्स क्या होता है, तो सरमन्स होता है जो धर्म पर आधारित गीत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरमन्स कहते हैं ना। धर्म पे जो आधारित गीत होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरमन्स कहते हैं ना। या फिर नीति वाचन भी कह सकते हो, जो मोरालिटी की बात करते हैं, इथिक्स की बातें करते हैं, उसको हम लोग सरमन्स कहते हैं। उस तरह की कविता को क्या बोलेंगे, सरमन्स पोएम। ओके नेक्स्ट आगे कहता है जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स। एक एक हम लोग एक लाइन को चलेंगे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, फीलिंग क्या होता है, भावना होती है सर। पोएटिक क्या होता है सर, तो पोएटिक आपका काव्यात्मक होता है। जेन्युइन क्या होता है सर, तो जेन्युइन आपका वास्तविक होता है, रियल होता है। तो वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं, इनकी जो कविताएं होती थी उनमें क्या होती थी, वास्तविक काव्यात्मक मतलब वास्तविक भावना उभर कर इनकी कविताओं में आता था। और क्या आता था सर, तो हरास मिलता है। अच्छा सर हरास क्या होता है बच्चे, हरास कठोर कह सकते हो, कड़वा कह सकते हो, कड़ा कह सकते हो, तेज कह सकते हो, है ना। तो इस तरह की भावना होती है। अच्छा सर मीटर क्या होता है, वो जो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर वो वाला, नहीं वो मीटर नहीं भाई, वो मीटर नहीं। तो कौन मीटर, ये मीटर लय की बात हो, रिदम की बात हो रही है। तो रिदम क्या होता है सर, लय। गाना सुनते हो, गाना सुनते हो ना, क्या बोलता है, शायरी सुनते हो, जहां पे लय टूटता है, जिस माध्य जहां पे मीटर बैठता है, अगर ज आ रहा ना तो फिर ज से शुरू होना चाहिए, है ना। एक मीटर उसका बना होता है, एक पैरा बना होता है, उसी पैरा में उसी मीटर में वो सेट होता है। ओके तो यहाँ पर लय की बात हो रही है, उनकी जो कठोर मीटर की बात हो रही है, कठोर लय की बात हो रही है। अस्ट्रेंड, सर अस्ट्रेंड मीन्स क्या होता है, तो बच्चे स्ट्रेंड मीन्स आर्टिफिशियल भी कह सकते हो, बनावटी कह सकते हो। बनावटी समझते हो ना, कोई चीज बना हुआ रहता है, या फिर तनावपूर्ण समझिए ना। तो अस्ट्रेंड एंड विमिस्कल, विमिस्कल क्या होता है, सन की समझते हो ना, सनक जाता है बात बात पे, है ना, पूरा उग्र हो जाता है। तो सन की इमेजेस को क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है, यानी
चित्रित करता है ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। क्या कहता है कि जॉन डोन की वास्तविक काव्यात्मक फीलिंग, जॉन डोन की जो क्या है वास्तविक जो कविताएं लिखते हैं किसमें क्या रहता है वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं जुड़ती है। हरास मीटर्स आपको कठोर मीटर रहता, कठोर लय रहता। स्ट्रेन एंड विमिस्कल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। तो क्या होता है तनावपूर्ण और सन की छवियां, तनावपूर्ण और सन की छवियां उनकी यानी कि इनकी जॉन डोन की सभी काव्यात्मक सभी काव्य कृतियों को चित्रित करता है यानी कैरेक्टराइज करता है। ये जितनी तरह काव्यात्मक लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कैरेक्टराइज करता है, चित्रित करता है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में नहीं, अब हम लोग कविता के बारे में पढ़ेंगे। इससे भाई आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे आराम से। और मैं बता रहा हूं अबाउट ऑथर को एक बार नहीं बल्कि दो बार देखिए, कम से कम 3। और अब हम लोग नेक्स्ट पैरा में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता के बारे में। अब हम लोग अबाउट ऑथर पढ़ लिए, अब हम लोग अबाउट पोएम पढ़ेंगे। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।